कोई भी थेरेपी हो, भले आप स्पीच ले रहे हैं या फिर आप स्पेशल एजुकेशन ले रहे हैं, ओटी ले रहे हैं, एबीए ले रहे हैं, आपको पता है कि सबका गोल क्या है? सबका गोल सिर्फ 2 होता है। एक, कि बच्चे का कम्युनिकेशन बहुत स्ट्रॉन्ग हो जाए, एंड सेकंड, कि बच्चे का जो एजुकेशन है वो काफ़ी अच्छा हो जाए और वो स्कूल जाने लायक हो जाए, स्कूल के बच्चों के साथ वो पैरेलल चल पाए। अभी तक हमने ऑक्यूपेशनल थेरेपी में बहुत ढेर सारी बात की, फाइन मोटर्स की, ग्रॉस मोटर्स की, हमने सेंसरी सिस्टम की बात की, प्ले की बात की, और बहुत ज़्यादा हमने रिफ्लेक्स इंटीग्रेशन की भी बात की है। आज मैं जिस टॉपिक को पकड़ना चाहता हूँ, दैट इज़ डायरेक्टली रिलेटेड टू द एजुकेशन, जो कि डायरेक्टली पढ़ाई लिखाई के साथ रिलेटेड है। और ये कहना कि ये पार्ट सिर्फ स्पेशल एजुकेशन का है, स्पीच का नहीं है, या स्पीच का है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट का नहीं है, ये गलत है। क्योंकि कुछ एक्सटेंट तक ये एक ऐसा पार्ट है जो हर थेरेपिस्ट को एक साथ मिलके या फिर अपने जब आप ट्रीटमेंट दे रहे हैं उसे ये सब चीज़ों को गोल्स बनाना चाहिए। कई पेरेंट्स ने मुझसे पूछा कि सर आप एजुकेशन कैसे इम्प्रूव किया जाए, आपने कभी इस पे वीडियो नहीं बनाई। तो मैंने सोचा कि चलिए आज मैं कुछ आपको थोड़ा सा हेल्प कर दूँ, और इस वीडियो में बेसिकली मैं आप लोगों को बताऊंगा कि किस सीक्वेंस में बच्चे का एजुकेशन चलना चाहिए, एंड अगर बच्चा किसी एक सिस्टम में अटकता है या किसी एक लेवल पे अटकता है तो हम उस लेवल को कैसे अचीव कर पाएँ और हम कैसे उस लेवल से आगे पहुंच पाएँ। पेरेंट्स, जैसे कि आप जानते हो और मेरी अपनी पिछली लर्निंग वीडियोस में भी देखा होगा कि मैं सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस देता हूँ इमिटेशंस को। जी, बहुत तरीके की इमिटेशंस होती हैं जो कि मैं आप लोगों से एक अलग वीडियो में डिस्कस करूंगा, बिकॉज मुझे लगता है कि इमिटेशन एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो अगर आप एजुकेटर हैं, अगर आप थेरेपिस्ट हैं, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट हैं, किसी भी तरीके की थेरेपी ले रहे हैं, तो प्राइमरी एजुकेशन का गोल किसी भी थेरेपिस्ट का होना चाहिए कि बच्चे से जितनी ज़्यादा इमिटेशंस निकलवा पाए आपको निकाल दें। मैं ना आपको जो चीज़ें नेक्स्ट बताने वाला हूँ वो सीक्वेंस में बताने वाला हूँ, लेकिन ज़रूरी नहीं है कि जब तक आप एक चीज़ अचीव नहीं करते आप दूसरा लेवल पे जा नहीं सकते। आप ट्राई कर सकते हैं कि 1, 2 या 3 लेवल्स इकट्ठे चला सकते हैं, बट जो मैं सीक्वेंस अब आपको बताने जा रहा हूँ ये आपको रियली बहुत हेल्प करेगी। पहला, ऑब्वियसली नंबर 1 में जैसे मैंने आपको बोला है कि इमिटेशन शुड बी द फर्स्ट प्राइमरी गोल या फर्स्ट लेवल, जो कि हर एक पेरेंट्स को या हर एक थेरेपिस्ट को बच्चे के साथ अचीव करना चाहिए। सेकंड, अगर हम एजुकेशन सिस्टम की बात करें तो मेरे हिसाब से मैचिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, बिकॉज अगर हम स्ट्रेट अवे राइटिंग से स्टार्ट करते हैं, बिकॉज अगर मेरे पास बच्चा 3 साल की एज या 4 साल की स्टेज एज में आया है और मैं स्ट्रेट अवे उसको पेंसिल दे के राइटिंग स्टार्ट करूं, वो थोड़ा सा गलत होगा, बिकॉज यहाँ पे विजुअल परसेप्शन बच्चे का कैसा है वो चेक करना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो अगर मैं लेवल्स की बात करूंगा तो डेफिनेटली मैं सबसे पहले उसकी मैचिंग स्टार्ट करूंगा। अब यहाँ पे ना मैचिंग में भी कई लेवल्स हैं। ओके, तो सबसे पहले जो पहला लेवल होता है मैचिंग का वो होता है ऑब्जेक्ट से ऑब्जेक्ट मैचिंग। सपोज मेरे पास शूज़ हैं और मेरे पास कोई वुडन ब्लॉक है और मेरे पास कोई तीसरी चीज़ है, तो ऑब्वियसली मैं वो टेबल पे रखूँगा। एक सपोज एक शू मैंने टेबल पे रखा है तो दूसरा बच्चे के हाथ में दूंगा और मैं बोलूँगा कि आप एग्जैक्टली इसको वहीं पे रखिए जो इसके साथ मैच करता है। तो तब हम देखते हैं कि बच्चा शू के ऊपर शू रख रहा है या नहीं रख रहा है, या वुडन ब्लॉक के ऊपर वुडन ब्लॉक रख रहा है या नहीं रख रहा। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग, जहाँ पे ऑब्जेक्ट टेबल पे पड़ा है, ऑब्जेक्ट ही बच्चे के हैंड में पड़ा है। अब जब आपका बच्चा ऑब्जेक्ट टू ऑब्जेक्ट मैचिंग बहुत अच्छी करने लग जाए तब आता है अब ये 2 लेवल्स डिपेंड करता है आप कैसे लेना चाहे। कई जो थेरेपिस्ट होते हैं, कई पेरेंट्स होते हैं, वो ट्राई करते हैं कि हम ऑब्जेक्ट टू पिक्चर पहले मैच करवाएं, और कई होते हैं जो पिक्चर से ऑब्जेक्ट को मैच कराते हैं। मैं आपको दोनों डिटेल में थोड़ा सा समझाने का ट्राई करूंगा। तो सपोजिटली कि अगर मेरे बच्चे के हाथ में शूज़ हैं और मैंने इंस्टेड ऑफ शू की पिक्चर रखी हुई है, तो अब बच्चा ऑब्जेक्ट टू पिक्चर मैच करेगा, तो ऑब्जेक्ट को उठा के पिक्चर के ऊपर रखेगा। इसे हम कहते हैं ऑब्जेक्ट टू पिक्चर मैचिंग। और इसी का ही अगर मैं उल्टा आपको बोलूँ तो उसमें क्या होता है कि हम ऑब्जेक्ट्स को टेबल पे रखते हैं और पिक्चर बच्चे को देते हैं, जहाँ पे कि सपोज अगेन मैं एग्जांपल आपको शूज़ का दूंगा कि शूज़ यहाँ पे पड़ा है और शूज़ की पिक्चर मेरे पास पड़ी है।
एंड देन बच्चा शूज की पिक्चर को शूज के ऊपर रखता है, इसे हम कहते हैं पिक्चर टू ऑब्जेक्ट मैचिंग। इन सब के बाद आती है मेरी पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग। नाउ जब पिक्चर टू पिक्चर मैचिंग स्टार्ट होती है तब मेरे डिफरेंट लेवल ऑफ विजुअल परसेप्शन एक्टिविटी स्टार्ट होती हैं। अगेन मैं आपको थोड़ा सा आगे जाके वीडियो में बताऊंगा। तो सपोजेटली अगेन नाम ही बता रहा है पिक्चर टू पिक्चर का मतलब है कि शू की पिक्चर मेरे हाथ में है और शू की पिक्चर टेबल पे पड़ी और मैं एग्जैक्टली उस पिक्चर को शू की पिक्चर के साथ मैच कर रहा हूँ। और इसी तरीके से हम लोग पिक्चर टू पिक्चर मैच करते हैं। अब यहाँ पे ना मैंने एक चीज़ अब आपको एक्चुअली सोचा है कि बताऊं। ऑन द फील्ड ऑफ का मतलब है कि कई बच्चे होते हैं जिनकी मैचिंग स्ट्रांग होती है, बिकॉज हम देखते हैं कि ऑटिज्म में मैचिंग एक्चुअली विजुअल बहुत स्ट्रांग होता है उनका। और कई बच्चे होते हैं जिनका एक्चुअली मैचिंग बहुत पुअर होती है। यहाँ पे एज अ पेरेंट या एज अ एजुकेटर या एज अ थेरेपिस्ट आपको डिसाइड करना है कि आपके बच्चे का विजुअल सिस्टम कितना स्ट्रांग है और वो कितने के फील्ड में मैचिंग कर पा रहा है। कहने का मतलब है कि अगर मैं 3 चीज़ें रख पा रहा हूँ और 3 चीज़ों में से वो आइडेंटिफाई करके वो एग्जैक्टली मैच कर रहा है या नहीं कर रहा, और अगर आपको लगता है 3 ईजी है तो हम उस फील्ड को बढ़ा के 5 कर देते हैं, 5 से 10, 10 से 15। इनफैक्ट डिपेंड करता है कि आपके बच्चे का विजुअल सिस्टम कितना स्ट्रांग है। बिकॉज मेरे हिसाब से जितना मैंने काम किया है, मैचिंग, अगर हम अटेंशन की बात करते हैं, मैचिंग इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी विच इम्प्रूव्स द अटेंशन ऑफ द चाइल्ड। तो अगर हम विजुअल सिस्टम और अगर हम बच्चे को कहना चाहते हैं कि उसका अटेंशन पुअर है और उसका अटेंशन इम्प्रूव करना है, वन ऑफ द बेस्ट एक्टिविटीज़ जो होती है वो होती है मैचिंग। तो जितना ज़्यादा बड़ा फील्ड होगा उतना ही बच्चे को स्कैन करना पड़ेगा और जितना बच्चा स्कैन करेगा उतना ही उसका अटेंशन इम्प्रूव होगा। तो अब बच्चे ने पिक्चर टू पिक्चर मैच कर लिया। अब इसी के ये डिफरेंट लेवल्स हैं। लाइक एक सिंपल मैचिंग कार्ड्स होते हैं जहाँ पे बेल को बेल के साथ मैच किया, काव को काव के साथ मैच किया, हाउस को हाउस के साथ मैच किया। जब बच्चे ने ये अचीव कर लिया, अब इस लेवल पे अगर आप मुझसे पूछोगे, इस लेवल पे मैं एजुकेटर्स को बोलता हूँ कि अब आप अल्फ़ाबेट्स, नंबर्स या कलर्स इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। देखिए करने को वो पहले भी कर सकते हैं, मैं मना नहीं कर रहा और मैं नहीं कह रहा कि मेरी सीक्वेंस इतनी अच्छी है। जितना मैंने पढ़ा है और जितना मैंने बच्चों के साथ काम किया है, मुझे ऐसे लगता है कि मैंने जब ये सीक्वेंस फॉलो की तो मुझे बहुत ईजिली और बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिले। तो अगर एज एन एजुकेटर या एज अ पेरेंट आपको लगता है नहीं यार ये स्टेप सर तो बहुत लेट बोल रहे हैं, हम तो बहुत जल्दी स्टार्ट कर देते हैं, कर दीजिए, मगर बच्चे को प्रॉपर रिस्पॉन्स करना चाहिए उस चीज़ में। सो मैं वापस आऊँगा। तो जब बच्चे ने पिक्चर टू पिक्चर मैच कर लिया तो अब इस केस में मैं जाऊँगा, अब मैं ट्राई करूँगा कि मैं कलर्स इंट्रोड्यूस करूँ, शेप्स इंट्रोड्यूस करूँ एंड अल्फ़ाबेट्स इंट्रोड्यूस करूँ, नंबर्स इंट्रोड्यूस करूँ, ताकि अब हम रियल एकेडमिक लेवल पे बच्चे के वर्क करना स्टार्ट करें। सो अगेन यहाँ पे बैठ के बोलना बहुत आसान है कि आप ये सीक्वेंस फॉलो करो, ये एक नॉर्मल सीक्वेंस है जो थ्योरेटिकली हमें बताई जाती है कि बच्चों को करवाना चाहिए। मगर हम नहीं भूल सकते कि अगर बच्चा हाइपर एक्टिव है, उसका सिटिंग टॉलरेंस पुअर है, या फिर वो एग्रेसिव है, या फिर उसका अटेंशन बहुत ज़्यादा पुअर है, तो इन सब चीज़ों को अगर हम सोचेंगे कि 45 मिनट का सेशन और मैं 45 मिनट्स में यही कराता रहूँ, प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एज एन एजुकेटर या एज अ पेरेंट आपके पास बहुत सारे वुडन पेग्स होने चाहिए। अब ये वुडन पेग्स अगेन फ्रूट्स, कलर, शेप्स, ये सब चीज़ों के होने चाहिए। एंड सेकेंडली आप राइटिंग पे एंड फाइन मोटर्स, नॉट राइटिंग, पहले मैं बोलूँगा कि फाइन मोटर्स पे आप वर्क करना स्टार्ट करो और धीरे धीरे इसी के साथ आप स्क्रिबलिंग एंड कलरिंग लेवल पे भी जा सकते हैं। थर्ड, देखिए यहाँ पे ना एक चीज़ मैं यहाँ पे ऐड करूँगा जो कि 80 से 90% पेरेंट्स एंड एजुकेटर्स नहीं करते हैं, दैट इज़ अ टेक्टाइल प्ले। अगेन टेक्टाइल कितना इंपॉर्टेंट है आप मेरे सेंसी सिस्टम में जाके देख सकते हैं मेरी उस वीडियो में। मगर सबसे इम्पॉर्टेंट है कि अगर आपका टेक्टाइल सिस्टम डेवलप नहीं है या बच्चा टेक्टाइल एक्सप्लोरेशंस नहीं कर रहा है, तो अगेन आप उसके फाइन मोटर्स में प्रॉब्लम होगी और उसका विजुअल सिस्टम स्टेबल नहीं होगा। सो दैट इज़ माई रिक्वेस्ट कि जब आप इतना ढेर सारा एजुकेशन का लेवल कर रहे हैं, फाइन मोटर्स पे वर्क कर रहे हैं, राइटिंग पे, कलरिंग पे वर्क कर रहे हैं, तो उस केस में आप थोड़ा सा सेंसी भी डालिए। सो बस मैं यहाँ पे ही अपनी वीडियो एंड करूँगा और मैं आपको बताऊँगा कि ज़रूरी नहीं है कि इसी सीक्वेंस में आप चलें, बिकॉज इसमें मैंने काफ़ी कुछ मिस किया है और इसमें काफ़ी कुछ चीज़ें हैं जो हम लोगों ने डिस्कस नहीं की। जैसे मैंने
आप लोगों को प्ले नहीं बताया, बिकॉज इस स्टेज में जब हम ये सब कर रहे हैं तो बच्चे के साथ कंस्ट्रक्टिव प्ले, प्रिटेंड प्ले, सिंबॉलिक प्ले, ये सारे प्लेस भी हमें इनफैक्ट ऐड ऑन करने चाहिए इसके साथ, और तभी एजुकेशन लेवल पे हम बेटर कर सकते हैं। तो आई होप कि ये वीडियो आपको कुछ तो समझ आई होगी और आपको समझ आया होगा कि अगर आप अपने बच्चे के साथ एकेडमिक्स में काम कर रहे हैं या एजुकेशन में काम कर रहे हैं तो आपको किस तरीके से मूव करना चाहिए।